बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इससे पहले आप इस कहानी की 87 साल सुन चुके हैं और अब किस नंबर 88 मुलाहिजा फरमाएं। समीना ने दायां बाजू उसकी गर्दन पर लपेट लिया और बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ की कलाई पकड़ ली और पूरी कुव्वत से अलियास की गर्दन दबाने लगी। दूर खड़ा हुआ शारिक मुस्कुरा दिया। समीना ने अलियास की गर्दन पर चोक होल्ड लगाया था और अरीफ के लिए इस दाव से बचना बहुत ही मुश्किल होता था, बशर्ते कि चोक होल्ड लगाने वाला अपने बाजू की कुव्वत सही तरीके से इस्तेमाल करना जानता हो। और शारिक देख रहा था कि समीना उसके दाव के इस्तेमाल से वाकिफ थी। उसके होंठों की मुस्कुराहट गहरी होती गई। अलियास ने भी अपने दोनों हाथ समीना की कलाइयों पर जमा दिए और वो गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन समीना की गिरफ्त बड़ी सही और मजबूत थी। उसने दबाव बढ़ाने के लिए अपने पैर दीवार के साथ लगा लिए। इस तरह उसके जिस्म की सारी कुव्वत उसके बाजू में सिमट आई। अलियास बुरी तरह मचलने लगा। वो जोर जोर से जमीन पर पैर पटकने लगा। पहले तो उसने बड़ी जोर आजमाई की, लेकिन फिर उसकी कुव्वत मुदाफत कमजोर पड़ने लगी। वो अपने आप को छुड़ाने के लिए बदस्तूर तड़पता रहा। समीना ने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ा दिया। उसके ज़हन में एक ही ख्याल आया था कि अब या कभी नहीं। अलियास की आंखें चढ़ गई, उसकी जबान बाहर निकलने लगी। समीना के चेहरे पर बेपनाह दरिंदगी थी। उसने बाजू को एक जोरदार झटका दिया। कड़क की हल्की सी आवाज उभरी। अलियास पहले से भी ज्यादा शिद्दत से मचलने लगा। समीना ने उसकी गर्दन को 2-3 झटके और दिए और फिर उसे छोड़कर अलग हट गई। उसका चेहरा पसीने से तर था और सांस की रफ्तार भी बिगड़ गई थी। वो दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी अलियास की तरफ देखने लगी, जो फर्श पर बुरी तरह तड़प रहा था। और फिर वो बेहिस्सो हरकत हो गया। उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी, जबान बाहर निकली हुई थी और आंखें भी जैसे हलकों से बाहर आ गई थी। तुम्हारा ये रूप तो पहली मर्तबा देखा है। शारिक समीना के करीब आ गया। मुझे अंदाजा नहीं था कि इस नाजुक जिस्म में फौलाद भरा हुआ है। कोई औरत नाजुक नहीं होती, समीना ने जवाब दिया। जब वो इंतकाम लेने पर आती है तो उसका नाजुक बदन फौलाद से भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। उसमें इतनी ताकत आ जाती है कि बड़े से बड़ा सुरमा भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, ये तो मैंने देख ही लिया है, शारिक बोला। समीना चलने में उसकी तरफ देखती रही, फिर दौड़कर उससे लिपट गई। शारिक उसके बालों में उंगलियां फेरने लगा, फिर वो उससे अलग हो गया। तुम्हारी ये शर्ट फट गई है, मैं तब्दील कर लेती हूँ, समीना ने मुस्कुराते हुए उसकी बात काट दी। मैंने अक्लमंदी ये की थी कि जब ये कोठी किराए पर ली थी तो एक सूटकेस भी साथ ले आई थी, जिसमें चंद जोड़े अपने कपड़े और तुम्हारे लिए भी 2-3 पैंट्स और शर्ट्स रख ली थी। तुम तो वाकई दूर की सोचती हो, शारिक मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब ऊपर चलो, पहले कपड़े बदल लें, फिर इस खबीज की लाश का बंदोबस्त करना है। वो लोग तय खाने से निकलकर ऊपर एक बेडरूम में आ गए। समीना ने दीवार में नस्ब अलमारी खोलकर उसमें से कपड़े निकाले। वहीं खड़े खड़े उसने फटी हुई शर्ट उतार कर दूसरी पहन ली। मैं कपड़े बाद में बदल लूंगा, इससे पहले मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहता हूँ, शारिक ने कहा। क्यों? समीना ने उसे घूरा। इस तरफ आते हुए मैंने किसी गली के मोड़ पर एक छोटा पिकअप ट्रक देखा था। कोशिश करता हूँ कि वो ट्रक हाथ आ जाए तो इस लाश को ठिकाने लगा दिया जाए, शारिक ने जवाब दिया। वो दोनों कमरे से निकलकर बैरूनी गेट के करीब आ गए। तुम गेट के करीब ही रुकना, मुझे वापसी में 4 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, शारिक कहते हुए गेट खोलकर बाहर निकल गया। समीना ने गेट बंद कर दिया और करीब ही खड़ी रही। शारिक को वापसी में ज्यादा देर नहीं हुई। 10 मिनट बाद गेट के सामने सुजुकी ट्रक की मखसूस आवाज सुनकर उसने गेट खोल दिया। शारिक ट्रक को लेकर अंदर आ गया। उसने गेट बंद कर दिया। शारिक ने ट्रक गैराज के करीब रोका। वो समीना के साथ अंदर आ गया। गैराज के सामने वाले कमरे में शारिक ने एक बोरी भी देखी, जिसमें मोबाइल ऑयल के खाली डब्बे और उस किस्म की चीजें भरी हुई थी। उसने बोरी खाली कर दी और समीना के साथ तय खाने में आ गया। अलियास की लाश को बोरी में ठूंस कर उसने बोरी का मुंह अच्छी तरह बंद कर दिया और बोरी उठाकर दोबारा ऊपर आ गया। बोरी उसने बाहर ले जाकर सुजुकी ट्रक में डाल दी और उस कमरे में भरा हुआ काठ कबाड़ उठाकर सुजुकी ट्रक में भरने लगा। तेल के खाली डब्बे, नाकारा, टायर ट्यूब और इसी किस्म की बहुत सी चीजें। बोरी इन चीजों के नीचे छुप गई। शारिक दोबारा कमरे में आ गया। उसने बिस्तर की एक चादर फाड़ कर उसकी चौड़ाई कम की और उसे धोती की तरह बांध लिया। मैली शर्ट अपने जिस्म पर रहने दी और चादर का फटा हुआ टुकड़ा साफे की तरह सर पर बांध लिया। 3 डिब्बे उठाने में उसके हाथ चिकने और काले हो गए थे। उसने धोती और पगड़ी पर हाथ साफ किए, फिर एक हाथ मुंह पर भी मल लिया। अब उसके लिबास और चेहरे पर चिकनाई और काले के धब्बे नजर आ रहे थे। मेरे साथ पिकअप में बैठ जाओ, शारिक ने कहा। मैं तुम्हें कोठी के सामने ड्रॉप कर दूंगा और मैं कल दिन में किसी वक्त आऊंगा। वो बाहर आ गए। समीना ने तमाम बत्तियां बंद करके बरामदे वाले दरवाजे को ताला लगा दिया और गेट की तरफ चलने लगी। शारिक पिकअप बाहर ले आया तो समीना ने गेट बंद कर दिया और पिकअप में बैठ गई। पिकअप मुख्तलिफ गलियों में होती हुई रजिया वाली कोठी के सामने रुक गई। समीना नीचे उतर गई तो शारिक ने पिकअप आगे बढ़ा दी। इस वक्त 3 बज रहे थे। सड़कें सुनसान पड़ी थी। शारिक पिकअप को तेज रफ्तार से सड़कों पर दौड़ाता रहा। उसका रुख शादमान टाउन की तरफ था। एक सड़क का मोड़ घूमते उसे पिकअप की रफ्तार कम करनी पड़ी। सामने सड़क के किनारे पुलिस की वैन खड़ी थी।
اور 2-3 مسلح پولیس والے سڑک کے وسط میں کھڑے تھے۔ شارق نے قریب پہنچ کر پک اپ روک لی۔ پولیس والے نے پک اپ کو گھیر لیا۔ شارق کے دل کی دھڑکن اچانک ہی تیز ہو گئی۔ کون ہو تم موئے؟ ایک ہیڈ کانسٹیبل نے شارق کو گھورتے ہوئے کہا۔ باپ کی سڑکیں سمجھ کر اس وقت گھوم رہے ہو؟ تم لوگ رات کو بھی گھر میں نہیں بیٹھتے؟ مزدور آدمی کو آرام سے گھر میں بیٹھنے کا موقع ہی کب ملتا ہے سر جی، شارق نے جواب دیا۔ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں، کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ رات کو گھر میں آرام سے سو جائیں؟ لیکن آپ کی بھی نوکری ایسی ہے سر جی، آدھی رات کو سڑکوں پر۔ اور بند کرو یہ بکواس ہے، حوالدار نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا ہے ٹرک میں اور کہاں لے جا رہے ہو اس وقت؟ میں مال روڈ پر دادا موٹر ورک شاپ میں کام کرتا ہوں سر جی، شارق نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ رات کو سارے ورک شاپ کی صفائی ہوتی ہے اور کاٹ کباڑ گودام میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ سوزوکی میں تیل کے ڈبے اور ایسی بیکار چیزیں بھری ہوئی ہیں، انہیں گودام میں ڈالنے جا رہا ہوں، چیک کر لیں آپ۔ اوے عمر دین، دیکھو ٹرک میں کیا ہے، حوالدار نے کانسٹیبل کو مخاطب کیا۔ لعنت بھیجو جی اس پر، عمر دین نے جواب دیا۔ وہ پہلے ہی تیل کے خالی ڈبوں کو ادھر ادھر ہٹا کر دیکھ رہا تھا، جس سے اس کے ہاتھ چکنے ہو گئے تھے۔ میرے ہاتھ بھی کالے ہو گئے ہیں، دفع کرو اسے، حوالدار نے شارق کو گھورا۔ لائسنس ہے تمہارے پاس؟ لائسنس؟ شارق نے جیب سے 50 کا نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس وقت تو میرے پاس یہی ہے سر جی، پر معاملہ کیا ہے؟ حوالدار نے نوٹ لے کر پتلون کی جیب میں ٹھونس لیا۔ اوئے تمہیں نہیں پتا؟ وہ بولا، 2 دن پہلے کسی نے حاجی افضال کے بانجے کو قتل کر دیا تھا اور اس کے سالے کو اغوا کر کے اور اس کی کوٹھی کو آگ لگا دی۔ حاجی افضال تو بادشاہ ہے اس شہر کا، حکومت تو اس کی ہے، تمام سرکاری افیسر تو اس کے غلام ہیں، اس کے حکم پر چیکنگ ہو رہی ہے۔ ایسا کون ہے جس نے حاجی جیسے آدمی سے ٹکر لی ہے؟ وہ تو میں نے بھی سنا ہے کہ حاجی بہت خطرناک آدمی ہے، شارق بولا۔ اس شہر میں ایک آدمی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے، شارق نام ہے اس کا، ایک لڑکی بھی ہے اس کے ساتھ، سمینہ۔ کچھ عرصہ پہلے ان دونوں نے شہر میں طوفان اٹھا رکھا تھا، پھر وہ کہیں چلے گئے، لیکن اب واپس آ گئے ہیں اور انہوں نے حاجی سے پنگے بازی شروع کر دیا ہے۔ اللہ ہماری حالت پر رحم کرے۔ لیکن سر جی، شارق بولا، اس طرح ہم جیسے غریب لوگوں کو پریشان کرنے کا کیا فائدہ؟ بھلا کسی آدمی کو اغوا کر کے کھلے ٹرک میں لے جایا جا سکتا ہے؟ ہم نے اپنی ڈیوٹی پوری کرنی ہے، چلو اب تم پھوٹو یہاں سے۔ حوالدار نے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ شارق نے مسکراتے ہوئے انجن سٹارٹ کر دیا اور حوالدار کو سلام کرتے ہوئے سوزوکی آگے بڑھا دی۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ شادمان ٹاؤن پہنچ گیا۔ حاجی کی کوٹھی کے سامنے کئی گاڑیاں کھڑی تھی۔ شارق نے گلی کے موڑ پر پک اپ روک لی اور کوٹھی کی طرف دیکھنے لگا۔ 4-5 آدمی بھی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ شارق کو سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ حاجی اس وقت کوٹھی میں موجود تھا۔ جب اس نے پک اپ روکی تھی تو کوٹھی کے گیٹ کے سامنے کھڑے ہوئے آدمی اس طرف دیکھنے لگے۔ شارق بار بار انجن سٹارٹ کر رہا تھا۔ وہ دور کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتا تھا جیسے اس کی پک اپ خراب ہو گئی ہو۔ پھر وہ نیچے اتر آیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی اور نکل کر ایک کار میں بیٹھ گیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی کار میں حرکت آ گئی، وہ اسی طرف آ رہی تھی۔ کار جیسے ہی قریب پہنچی، شارق نے ہاتھ دے کر اسے روک لیا۔ سر جی، میری پک اپ خراب ہو گئی ہے، شارق نے کھڑکی پر جھک کر اسٹیئرنگ کے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اگر آپ مجھے مین روڈ تک لفٹ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اس شخص نے پہلے شارق پھر پک اپ کی طرف دیکھا اور پھر پچھلے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، پیچھے بیٹھ جانا۔ شارق دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے سر جی، اس کوٹھی کے سامنے لوگ کیوں جمع ہیں؟ شارق نے اس شخص سے پوچھا۔ یہ حاجی افضال کی کوٹھی ہے، اس شخص نے جواب دیا۔ کسی نے اس کی سمن آباد والی کوٹھی کو آگ لگا دی ہے، جس میں ایک آدمی جل کر مر گیا ہے اور حاجی کے سالے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پورے شہر کی پولیس اسے تلاش کر رہی ہے۔ سینما والا حاجی افضال؟ شارق بولا۔ وہ تو بڑا زور والا آدمی ہے سر جی، اس سے کون پنگا لے گا؟ شارق، حاجی کا سب سے بڑا دشمن، اس شخص نے جواب دیا۔ یہ بھی حاجی سے کم خطرناک نہیں ہے۔ میں نے حاجی سے کہا تھا کہ اس سے پنگا نہ لے، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ حاجی نے شارق کی عدم موجودگی میں اس کی ماں اور بہن کو گھر سے نکال کر مکان پر قبضہ کر لیا تھا، اور اب شارق اسے اپنی ماں اور بہن کی توہین کا بدلہ لے رہا ہے۔ یہ بات تو حاجی کو پہلے سوچنا چاہیے تھی نا سر جی، شارق بولا۔ کوئی غیرت مند اپنی ماں اور بہن کی بے عزتی تو برداشت نہیں کر سکتا نا؟ تم ٹھیک کہتے ہو، اس شخص نے ساری رایا، لیکن تم حاجی کو نہیں جانتے۔ وہ ملک کا سب سے بڑا سمگلر ہے، بڑے سے بڑا افیسر اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے سب کو پیسے سے خرید رکھا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ پولیس اور قانون ہر معاملے میں اس کا ساتھ دے گا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ وہ آزادانہ طور پر اپنا غیر قانونی دھندا کر رہا ہے اور کوئی آج تک اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بن سکا، لیکن یہ شارق اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہے۔ شارق نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ حاجی کو چین سے نہیں بیٹھنے دے گا۔ شارق بھی بڑا ضدی اور خطرناک آدمی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم شارق کے بارے میں کیسے جانتے ہو؟ وہ شخص چونک گیا۔ میری طرف غور سے دیکھو مسٹر، شارق بولا۔ میری شکل دیکھ کر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں شارق کو کیسے جانتا ہوں۔ اس شخص نے گردن گھما کر شارق کی طرف دیکھا۔ شارق نے سر پر لپٹا ہوا صافہ اتار دیا تھا۔ وہ شخص اس کی شکل دیکھ کر چونک گیا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ شارق! وہ اکلا گیا۔ اس کا چہرہ خوف سے پیلا پڑ گیا۔
गाड़ी संभालो वरना किसी दीवार से टकरा जाएगी, शारिक बोला। उस शख्स ने बड़ी मुश्किल से लहराती हुई कार को संभाला। कार उस मोड़ से पहले रोक लो, शारिक ने कहा। उस शख्स ने फौरन ही कार रोक ली। उसके साथ ही उसका हाथ जेब की तरफ बढ़ा, लेकिन शारिक ने बड़ी फुर्ती से आगे वाली सीट पर झुककर उसकी जेब से पिस्तौल निकाल लिया। आराम से बैठे रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। शारिक ने पिस्तौल उसकी गर्दन पर रख दिया। हाजी को बता देना कि शारिक इतना बुज़दिल नहीं कि कहीं छुप कर बैठ जाए। यह तो तुम देख ही चुके हो कि मैं उस कोठी के सामने से होकर आया हूँ। और वापस जाकर हाजी को बता देना कि उस कोठी के करीब जो सुजुकी पिकअप खड़ी है, उस पर लादे हुए स्क्रैप के नीचे एक बोरी में उसके साले अलियास की लाश ठुनसी हुई है। उसे यह भी बता देना कि मैं वक्तन फवक्तन उसे लाशों के तोहफे बेचता रहूंगा। अब अपनी टाई खोलो। क्या क्या करना चाहते हो? वो शख्स सिखलाया। तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, टाई खोल दो, शारिक घुर्राया। उस शख्स ने कांपते हुए हाथों से अपनी टाई खोल दी। शारिक सीट के ऊपर से होकर अगली सीट पर आ गया। शारिक ने उसके दोनों हाथ स्टीयरिंग से बांध दिए और पिस्तौल का दस्ता जोर से उसकी कनपटी पर रसीद कर दिया। उस शख्स के मुंह से करार निकली और उसका सर भी स्टीयरिंग पर झुक गया। वो बेहोश हो गया था। शारिक दरवाजा खोलकर कार से उतर आया। उसने इधर उधर देखा। वो एक कुशादा गली में था, चंद गज आगे मेन रोड थी। उसने सर वाला कपड़ा कारी में फेंक दिया। उस शख्स का पिस्तौल शारिक के हाथ में था, जिसे उसने धोती की डाब में उड़स लिया और मेन रोड की तरफ चलने लगा। इस वक्त 4:30 बजने वाले थे। ये शारिक की खुशकिस्मती थी कि मेन रोड पर आते ही उसे दूध वाला एक रेड़ा नजर आ गया। उसने हाथ उठाकर रेड़े को रोका और दूध वाले से पूछे बगैर रेड़े पर सवार हो गया। यार मेरी गाड़ी खराब हो गई है, पैदल चलते चलते थक गया हूँ। कोई बात नहीं यार, बैठ जाओ, गुलबर्ग लिबर्टी मार्केट जा रहा हूँ, जहाँ कहोगे उतार दूंगा, दूध वाले ने जवाब दिया। रेड़े पर दूध लदा हुआ था। वो अकेला आदमी ही था जिसने घोड़े की लगाम थाम रखी थी। शारिक भी उसके साथ ही सीट पर बैठ गया। रास्ते में एक जगह अगरचे पुलिस पार्टी खड़ी थी, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें नहीं रोका। घोड़ा हल्की चाल चलता रहा और शारिक दूध वाले से बातें करता रहा। वो उसे दूध के कारोबार के बारे में पूछ रहा था। अपने बारे में उसने बताया था कि वो एक मोटर वर्कशॉप में मैकेनिक है। गाड़ी चेक करने के लिए निकला था कि वो खराब हो गई और अब वो दूसरे मैकेनिक को बुलाने जा रहा है जो गुलबर्ग में रहता है। वो तकरीबन आधे घंटे में गुलबर्ग पहुंच गया। शारिक दूध वाले का शुक्रिया अदा करके एक जगह रेड़ी से उतर गया और गलियों में तकरीबन आधे मील का फासला तय करने के बाद उस कोठी के सामने पहुंच गया, जहां माँ जी और रदिया वगैरह रहाइश पजीर थी। जब शारिक ने काल बैल के बटन पर उंगली रखी थी तो सुबह का उजाला फैलने लगा था। शारिक ने पप्पू जफरी को गुज़िश्ता रात ही को बड़ी सख्ती से हदायत कर दी थी कि उसकी इजाजत के बगैर वो हवेली से बाहर ना निकले। हवेली में खाने पीने की चीजें मौजूद थी और वो लोग 3-4 दिन तक आराम से गुजारा कर सकते थे। हवेली में राब्ते का अगरचे कोई जरिया नहीं था सिवाय इसके कि शारिक खुद वहां जाता, लेकिन शारिक को यकीन था कि वो दोनों उसकी हदायत पर सख्ती से अमल करेंगे और हवेली से बाहर निकलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। शारिक जब इलियास वाले मामले से निपट कर कोठी वापस आया तो वो बहुत थका हुआ था। बैल बजाने पर दरवाजा तफील ने खोला। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ समीना भी बरामदे में आ गई। शारिक ने 3 बजे के करीब उसे यहाँ छोड़ा था और वो गालिबन अभी तक सोई नहीं थी। कोई दुश्वारी पेश तो नहीं आई? समीना ने पूछा। शारिक इस वक्त बरामदे में पहुंच चुका था। एक आध जगह रुकना पड़ा था, लेकिन मामला खैरियत से टल गया। शारिक ने उसके साथ बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल होते हुए जवाब दिया। सामान आजी की शादमान वाली कोठी के करीब छोड़ दिया था और मुझे यकीन है कि अब तक उसे इतला मिल चुकी होगी या होने वाली होगी। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर तफसील से उसे सब कुछ बताने लगा। आखिर में वो बोला, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? दूसरी कोठी से वापस आने के बाद कुछ बेचैनी सी थी, नींद नहीं आ रही थी, तो मैं रसाला पढ़ने लगी। वैसे मुझे यकीन था कि तुम सुबह होने से पहले पहले वापस आ जाओगे, समीना ने जवाब दिया। वो बातें करते हुए कमरे की तरफ जा रहे थे कि करीब की मस्जिद से आदान की आवाज सुनाई देने लगी। तुम कमरे में चलकर बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, बहुत थके हुए हो, समीना ने कहा। मैं चाय नहीं पीऊंगा, नींद आ रही है मुझे, शारिक बोला। माँ जी अब उठ जाएंगी, वो नमाज पढ़ने के बाद चाय पीती हैं और उस वक्त तुम्हारे बारे में जरूर पूछेंगी। थोड़ी देर उनसे गपशप कर लेना, उनकी तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद बेशक सारा दिन सोते रहना, समीना ने कहा। ठीक है, मैं कमरे में बैठा हूँ, माँ जी नमाज पढ़ लें तो मुझे बता देना, शारिक कहते हुए कमरे में दाखिल हो गया। समीना वापस मुड़ गई। शारिक कमरे में आकर बेड पर नीम दराज हो गया। तकिए के करीब एक रसाला पड़ा हुआ था। उसने रसाला उठा लिया। उसका एक सफा मुड़ा हुआ था। समीना गालिबन यही सफा पढ़ रही थी। शारिक भी पढ़ने लगा। वो कोई लव स्टोरी थी। शारिक उसमें कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई। उसने रसाला बंद करके रख दिया और उठकर खिड़की के सामने खड़ा हो गया। उसने खिड़की खोल दी। चेहरे से टकराने वाला ताजा हवा का झोंका बड़ा फर्द बख्श महसूस हुआ। तकरीबन 40 मिनट बाद समीना की आवाज सुनकर वो पीछे मुड़ा। समीना उसे बाहर आने का इशारा कर रही थी। शारिक उसके साथ लाउंज में आ गया। मरियम एक तरफ जाए नमाज पर बैठी हुई थी। वो नमाज पढ़ चुकी थी और तस्बीह फेर रही थी। उसने आवाज सुनकर शारिक की तरफ देखा और तस्बीह मुकम्मल करके दुआ के लिए हाथ उठा दिए।
जाए नमाज के करीब ही ट्रे में चाय के 3 कप रखे हुए थे। शारिक और समीना करीबी कालीन पर बैठ गए। दुआ मांगने के बाद मरियम ने शारिक और समीना की तरफ रुख करके फूंक मारी और फिर शारिक की तरफ देखते हुए बोली, कब आए थे बेटा? थोड़ी देर पहले ही आया हूँ माँ जी, शारिक ने जवाब दिया। ये सब कुछ क्या हो रहा है? बेशक कल अखबार तो तुम्हारे ही बारे में खबरों से भरा हुआ था। अब एक तरफ पुलिस तुम्हारे पीछे लगी हुई है और दूसरी तरफ हाजी तुम्हारा दुश्मन हो रहा है। इस दुश्मनी का अंजाम ना जाने क्या होगा। मैं तो हर वक्त तुम्हारी सलामती की दुआएं मांगती रहती हूँ, मरियम ने कहा। आपकी दुआओं का साया हमारे सर पर रहेगा तो हमें कुछ नहीं होगा, शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम दोनों के लिए दुआएं तो मेरे दिल की गहराइयों से निकलती हैं, मरियम ने कहा। चाय पीने के साथ वो बातें भी करते रहे। इसी दौरान रदिया भी उठकर आ गई। उसने हस्बे मामूल शिकायतों का पंडोरा बक्स खोल लिया। शारिक हंस हंस कर उसकी बातों का जवाब देता रहा। मेरा ख्याल है अब तुम नाश्ता करके ही सोना, समीना उठते हुए बोली। मैं नाश्ता तैयार करती हूँ, हम कई रोज बाद इकट्ठे बैठकर नाश्ता करेंगे। 7:30 बजे वो सब मेज पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। उस वक्त तफील भी अंदर आ गया था। समीना ने उसे भी नाश्ता दे दिया और वो बावर्ची खाने में बैठकर खाने लगा। नाश्ते के बाद शारिक तफील को अपने कमरे में ले गया। तुम फैसलाबाद में तालिब हुसैन को तो जानते हो या नहीं? तालिब हुसैन टुंडा? तफील ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। हाँ वही, शारिक बोला। समीना और रजिया से पूछ लो, अगर बाजार से कोई सौदा वगैरह मंगवाना हो तो ला कर दे दो। उसके बाद फैसलाबाद चले जाओ। सैयद तालिब हुसैन टुंडे के पास जाना, वो तुम्हें 9 लखे से मिलवा देगा। 9 लखे के साथ शाहपरी नाम की एक लड़की भी रह रही है। तुम उस लड़की को साथ लेकर आओगे। मेरा ख्याल है रात 9-10 बजे तक तुम वापिस आ जाओगे। अगर वहाँ कोई और काम नहीं है तो इससे पहले ही आ जाऊंगा, तफील ने कहा। ठीक है, जाओ समीना से पूछ लो, कोई काम तो नहीं, और किराए के लिए ये पैसे अपने पास रख लो। शारिक ने 100 रुपए के 5 नोट उसकी तरफ बढ़ा दिए। तफील ने नोट जेब में डाली और कमरे से बाहर चला गया। शारिक बिस्तर पर लेट गया। वो नींद से निढाल था। लेटने के थोड़ी देर बाद नींद की आगोश में पहुंच गया। शारिक की आंख खुली तो शाम के 6 बज रहे थे। आंख खुल जाने के बाद भी वो कितनी देर तक बिस्तर पर पड़ा लेटा रहा। वो उठकर बैठा ही था कि रजिया कमरे में आ गई। आप तो खूब सोए भाईजान, रजिया आगे बढ़ते हुए बोली। 2-3 दिन से जागा हुआ था, आज नींद पूरी हो गई। शारिक उठते हुए बोला, यहाँ मेरे कपड़े हों तो पैंट शर्ट ला दो, मैं नहा लूं तो फिर चाय पियेंगे। आपके कपड़े उस अलमारी में रखे हुए हैं, आप नहाकर कपड़े बदल लें। माँ और समीना बाहर लान में बैठी हुई हैं, आप आ जाएं तो मैं चाय बनाऊं। रजिया कहते हुए बाहर चली गई। शारिक ने दरवाजा बंद कर दिया और बाथरूम में घुस गया। वो तकरीबन आधे घंटे बाद बाथरूम से निकला तो अपने आप को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था। ठंडे पानी के गुस्ल ने उसकी सारी कसलमंदी दूर कर दी थी। उसने कपड़े पहने और कमरे से निकलकर लान में आ गया, जहाँ गार्डन में चेयर पर माँ जी, समीना और रजिया बैठी हुई थी। रजिया उसे देखकर वहां से उठी और किचन में चली गई। हरे भरे लान में इस तरह बैठना बड़ा अच्छा लग रहा था। चाय की चुस्कियों के साथ साथ बातें भी वो करते रहे। 8 बजे के लगभग इशा की अजान हुई तो माँ जी वहां से उठकर कमरे में आ गई। उसके कुछ ही देर बाद शारिक भी उठ गया। मैं जरा पप्पू जफरी की खबर ले आऊं, हो सकता है देर हो जाए लेकिन वापस जरूर आऊंगा। वो समीना की तरफ देखते हुए बोला, मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। समीना भी उठ गई। नहीं, शारिक ने सख्ती से मना कर दिया, मैं अकेला ही जाऊंगा। अगर तुम्हारी जरूरत होती तो मैं जरूर तुम्हें साथ लेकर चलता। तकरीबन 15 मिनट बाद शारिक कोठी से निकल गया। सड़क पर आते उसे एक रिक्शा मिल गया। 1600 एकड़ स्कीम के इलाके में पहुंचकर उसने रिक्शा छोड़ दिया। शारिक का ये उसूल था कि वो अपनी मंजिल पर सीधा कभी नहीं गया था। अगर अपनी गाड़ी होती तो भी कई इलाकों से घूमता हुआ जाता, और अगर रिक्शा टैक्सी वगैरह पर सफर करता तो कई सवारियां बदलता। 1600 एकड़ स्कीम शॉपिंग एरिया में उसने एक जगह चरगा, नान और टिक्के वगैरह खरीदे और दूसरे रिक्शे पर बैठ गया। यतीम खाने के चौक पर उसने वो रिक्शा भी छोड़ दिया। उस चौक पर खासी रौनक थी। 1600 एकड़ स्कीम और यतीम खाने के चौक पर भी लोग टोलियों में खड़े गुज़िश्ता रात के वाकयात पर तबसरे कर रहे थे। दोपहर को शाये होने वाले इवनिंग पेपर ने बड़ी सनसनीखेज खबरें शाया की थी। उन खबरों में शारिक और समीना के नाम नुमाया तौर पर शाया किए गए थे। बाद अखबारात ने लिखा था कि उन्हें दरिंदा बनने पर मजबूर किसने किया था। उन दोनों के बारे में लोगों की राय भी मुख्तलिफ थी। बाद लोग उन्हें हीरो गिरदान रहे थे और बाद उन्हें नहायत जालिम और शकीउल कलम कातिल दे रहे थे। बाद लोग उन्हें हीरो गिरदान रहे थे और बाद उन्हें नहायत जालिम और शकीउल कलम कातिल करार दे रहे थे। अलबत्ता हाजी को सभी गालियां दे रहे थे। उसके बारे में शहर के तकरीबन सभी जानते थे कि वो मुनशियात का बैनुल अक़वामी स्मगलर है, लेकिन हुकूमत उस पर हार नहीं डालती क्योंकि न सिर्फ हुकूमत बल्कि कानून साज असम्बलियों में भी उसके आदमी मौजूद थे और वो लोग उसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे थे। लोगों की बातें सुनकर शारिक ने महसूस किया था, लेकिन वो ये सोचकर मुस्कुरा दिया कि अगर इन्हीं लोगों को मालूम हो जाए कि वो शारिक है तो इससे इज़हार हमदर्दी करने की बजाय इसके टुकड़े कर डालेंगे। यहाँ पुलिस की 2 पार्टियां थी जो गाड़ियां चेक कर रहे थे। शारिक बड़े इत्मीनान से पैदल चलता हुआ चौक से बहुत दूर निकल गया। उसके हाथ में प्लास्टिक का वो थैला था जिसमें खाना रखा हुआ था। तकरीबन 200 गज आगे निकलने के बाद उसे कायनात जाने वाली बस मिल गई। वो बस पर बैठकर 2 स्टॉप आगे उतर गया।
وہ سڑک پار کر ہی رہا تھا کہ کائنہ کی طرف سے آنے والی ایک کار تیز رفتاری سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ شارق سڑک پار کر کے اس کچے راستے پر مڑ گیا جو حویلی کی طرف چلا گیا تھا۔ اس راستے کے دونوں طرف زیر زمین مکان وغیرہ تھے جنہیں کسی وجہ سے ادھورا چھوڑ دیا گیا تھا۔ حویلی تک پہنچنے میں شارق کو زیادہ دیر نہیں لگی۔ ہلکی سی دستک پر ہی ظفری نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے تسلی کر لی تھی۔ تم لوگوں نے ابھی کھانا تو نہیں کھایا؟ شارق نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو نہیں، ظفری نے جواب دیا۔ میں بھی پپو سے کہہ رہا تھا کہ سڑک پر بس اسٹاپ پر جا کر کچھ لے آئے، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لے کر آیا ہوں۔ شارق نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھیلا ان کی طرف بڑھا دیا۔ وہ لوگ کمرے میں آ گئے جہاں پپو چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ شارق کو دیکھ کر اٹھ گیا۔ باہر کی بتی کیوں بجھا رکھی ہے؟ شارق نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ بلب فیوز ہو گیا ہے شارق باؤ، ظفری نے کہا۔ ویسے وہ بتی جلانے کی ضرورت بھی نہیں۔ اچھا تم لوگ کھانا کھاؤ، پھر کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں، شارق نے کہا۔ حاجی کا کیا حال ہے شارق باؤ؟ اس نے سہیل باؤ کو چھوڑ دیا؟ نہیں، شارق نے ظفری کی بات کاٹ دی۔ سمن آباد والے بنگلے کی آگ کا انتقام لینے کے لیے اس نے سہیل کو قتل کر دیا، اور میں نے بھی رات کے پچھلے پہر الیاس کی لاش اس کی شادمان والی کوٹھی پر پہنچا دی تھی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا۔ حاجی کے بارے میں تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ الیاس کی لاش دیکھ کر اس کی کیا حالت ہوئی ہوگی، لیکن شہر میں ایک طوفان کی سی کیفیت ہے۔ پولیس بڑی شدومت سے پورے شہر میں ہمیں تلاش کر رہی ہے۔ میں نے پولیس کے ایسے اعلی افسروں کو بھی سڑک پر دیکھا ہے جو کبھی اپنے ایئر کنڈیشن دفتروں سے باہر نہیں نکلے تھے، لیکن حاجی کا نمک ادا کرنے کے لیے آج ہماری تلاش میں وہ بھی سڑکوں پر مارے مارے پھر رہے ہیں۔ ایسی حالات میں تو تمہیں بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اس مرتبہ پپو بولا۔ مجھ پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں، شارق نے جواب دیا۔ ویسے تمہارا مشورہ درست ہے، ہمیں 2-4 روز احتیاط کرنی چاہیے۔ اس وقت تو میں اس لیے آیا ہوں کہ تم لوگوں کے بارے میں معلوم کر لوں۔ ہماری فکر مت کرو شارق باؤ، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، تم بس اپنا خیال رکھو، ظفری نے کہا۔ ویسے اگر تم اجازت دو تو ہم 2-3 دن کے لیے رائے ونڈ چلے جائیں، وہاں میری بہن رہتی ہے۔ میرا بہنوئی شہر کا ایک معزز آدمی ہے، اس کی وجہ سے ہم پر کسی کو شبہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر رائے ونڈ میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن شارق خاموش ہو گیا۔ لیکن کیا؟ ظفری نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن اپنے ساتھ کوئی اسلحہ وغیرہ لے کر نہیں جاؤ گے؟ شارق بولا۔ بالکل نہیں شارق باؤ، ظفری نے کہا۔ وہ لوگ مجھے بہت شریف آدمی سمجھتے ہیں، میرا بہنوئی تو سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت اچھا بزنس کرتا ہوں۔ اسے آج تک پتہ نہیں چلا کہ میں بدماشی بھی کرتا ہوں، یہ اچھی بات ہے۔ وہاں کسی کو پتہ بھی نہیں چلنا چاہیے کہ تم بدماش ہو۔ 2-4 دن شرافت سے وہاں گزار دو۔ آج جمعرات ہے، تم لوگ پیر یا منگل کو واپس آ جانا، میں منگل کی رات یہاں آؤں گا۔ اور ہاں، پیسے ہیں نا تم لوگوں کے پاس؟ بہت، ظفری نے جواب دیا۔ تم نے الیاس کے بریف کیس میں سے نوٹوں کی جو بنڈل نکال کر دیے تھے، وہ پوری 60,000 روپے کی رقم تھی۔ ہم نے آدھے آدھے بانٹ لیے ہیں، اگر تمہیں رقم چاہیے تو۔ نہیں، مجھے رقم کی ضرورت نہیں، شارق نے کہا، لیکن تم لوگ وہاں احتیاط سے رقم خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرو گے تو کسی کو شبہ بھی ہو سکتا ہے۔ فکر ہی مت کرو، ہم بہت محتاط رہیں گے، ظفری نے جواب دیا۔ پپو تھیلا کھول کر درمیان کی چھوٹی میز پر کھانا لگا چکا تھا۔ شارق نے بھی ان کے ساتھ کھانا کھا لیا، اور پھر 1 گھنٹے بعد وہ تینوں حویلی سے نکل آئے۔ سڑک پر آ کر شارق تو اسی طرح کھڑا رہا، اور وہ دونوں سے ہاتھ ملا کر دوسری طرف چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد انہیں رائے ونڈ جانے والی بس مل گئی۔ شارق پیدل یتیم خانے چوک کی طرف چلنے لگا۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہا تھا کہ کوئی بس آئے تو اسے روک لے۔ اس نے 1-2 بسوں کو ہاتھ بھی دیا تھا، لیکن وہ رکی نہیں۔ سامنے سے ایک کار بہت ہلکی رفتار سے آ رہی تھی۔ شارق نے کار کی طرف دھیان نہیں دیا۔ یہ دراصل وہی کار تھی جو اس وقت بھی شارق کے سامنے سے گزری تھی جب شارق بس سے اترا تھا۔ شارق تو کچے راستے پر مڑ کر تاریکی میں غائب ہو گیا تھا، اور وہ کار کافی آگے جا کر رک گئی تھی، اور اب یہ وہی کار تھی جو بہت ہلکی رفتار سے مخالف سمت سے آ رہی تھی۔ شارق کار کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں نہا گیا، لیکن وہ کار کی طرف توجہ دیے بغیر سڑک کے کنارے پر چلتا رہا۔ وہ کار کچھ دور جا کر واپس مڑی، اور اسی طرح ہلکی سی رفتار سے چلتی ہوئی شارق سے چند گز آگے جا کر رک گئی۔ کار کے 2 دروازے کھلے، اور دونوں آدمیوں نے باہر نکل کر شارق کا راستہ روک لیا۔ شارق نے چونک کر ان کی طرف دیکھا، اور دوسرے لمحے اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ان میں ایک ماجھ گجر کا سالہ مجیدہ تھا، اور دوسرے کو شارق نہیں پہچانتا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں پستول تھے، اور پستولوں کے رخ شارق کے سینے کی طرف۔